नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है भारत के संविधान से आपका परिचय। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हमने ये सीरीज चलाई हुई है। और हमारा जो ये यात्रा है ये भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों पे पहुंच गई है। कल हमने बताया था कि राज्य क्या है और अनुच्छेद 12 में इसको समझाया गया है। स्टेट क्या है, वो किस संदर्भ में है, वो इस संदर्भ में है बताया था कि जो कानून बनाने की जिसको शक्ति है वो स्टेट है, ना कि अन्य मामलों में। अब जो हमारा जो आज का विषय है ये भारत के मूल अधिकारों की आत्मा कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगा, जिसमें ये समझाया गया है कि पावर कहाँ से मिलेगी, कौन सी बात संविधान के विपरीत है, मूल अधिकारों के विपरीत है, वो अविधि मान्य होगी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, असंवैधानिक होगी। ये शक्ति भारत के नागरिकों को इसी अनुच्छेद से मिली है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। अब यहाँ राज्य का मतलब है तो राज्य पहले ही समझा दिया भारत के संविधान में। भारत का जो संविधान है बड़ा संतुलित, एक एक बात ठोक बजा के उसमें लिखी गई है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, जिनको संविधान के बारे में कोई आंकड़ा पता नहीं है उनकी तो जबान है, कहीं भी बोल सकते हैं। भारत का संविधान, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने एक एक बात बड़ी ठोक पीट के उसमें रखी गई है। सारे संसार के संविधान का जो भी उसमें नफा नुकसान था वो देखते हुए भारत का संविधान निर्माण किया गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये अच्छों के समझ में नहीं आता और जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में तो आर्टिकल 12 में से पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट में आते हैं, नहीं आते। और इसमें ये पूछा जाता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी आर्टिकल में से आते हैं, आर्टिकल 13 में से। इसमें से कोई सा भाग उठा के पूछ लेते हैं। और इसी आर्टिकल में से 4 थ्योरीज भी निकली हैं जो थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन में काम आती हैं कि संविधान का मूल अधिकारों का निर्वचन करने के दौरान इन थ्योरियों का जो प्रतिपादित की गई हैं भारत के न्यायालय के द्वारा वो इसमें लागू होती हैं। उनको भी आगे जब इस आर्टिकल को हम आगे समझाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, एक वीडियो से ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ लीडिंग केसेज भी हैं। तो हम पहले मेन जो आर्टिकल है उसको हम आपको समझाते हैं और इसमें है क्या, उसके बाद में एक एक इसके जो क्लोज हैं उनको हम उठाएंगे। पहले संपूर्ण आर्टिकल को बता दें, सारे क्लोजों को बता दें कि इसमें क्या है क्या चीज, इसमें क्या क्या शक्तियां हैं। इसमें भारत की न्यायपालिका जो इतनी जो है पावरफुल है, केवल इसी आर्टिकल के कारण है, वरना न्यायपालिका के पास में है क्या, कुछ नहीं। अगर ये आर्टिकल भारत के संविधान में से निकाल दें तो भारत की न्यायपालिका दंत विहीन हो जाएगी, उसके दांत ही नहीं रहेंगे। और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट, भारत की जो विधायिका है वो पावरफुल हो जाएगी और न्यायपालिका दंत विहीन हो जाएगी, उसके 20 दंत छीन लिए जाएंगे अगर ये आर्टिकल भारत के संविधान में से निकाल लिया जाए। क्योंकि इसी आर्टिकल से न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति है, जुडिशियल जो रिव्यू की जो पावर है, वो इसी आर्टिकल से निकली है। तो हम इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस आर्टिकल को समझाते हैं। इसकी संवैधानिक लैंग्वेज क्या है वो बताते हैं, पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में आपको ये बताएंगे। तो इसकी जो हेडिंग है
जो संवैधानिक हेडिंग है वो है लॉज इन कंसिस्टेंस विद और इन दी रेवोकेशन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स। कह रहा है कि लॉ इनकंसिस्टेंस, जो कोई भी कानून है वो इनकंसिस्टेंस हैं, और इन डीरोगेशन, डीरोगेशन का मतलब होता है कि जो भी न्यून करते हैं, जो घटाते हैं, उल्लंघन करते हैं, किसके? फंडामेंटल राइट्स के, उनके बारे में है। ऐसे कानून की स्थिति क्या होगी? जो मूल अधिकारों के विपरीत हैं या उनका उल्लंघन करते हैं। हिंदी में क्या इसकी हेडिंग है? हिंदी में हेडिंग है मौलिक अधिकारों के विपरीत या उनका उल्लंघन करने वाले कानून। अब बात आती है कि इस आर्टिकल के अंदर की जो संवैधानिक भाषा है वो क्या है। सबसे पहले इसका जो पहला क्लोज है वो कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर in consistence with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। ये जो फर्स्ट क्लोज है ये समझाता है कि संविधान निर्माण के पहले, जस्ट पहले संविधान निर्माण के, जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बन के तैयार हो गया, उसके जस्ट पहले के, यानी कि संविधान निर्माण से पूर्व के जितने भी कानून हैं उनके बारे में ये कह रहा है। तो पहले दिमाग में रख लेना चाहिए कि संविधान निर्माण के पूर्व, ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में ये आर्टिकल कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ऑल लॉज, लॉ का शब्द नहीं किया, लॉज का शब्द किया, जितने भी कानून हैं वो भारत की टेरिटरी में इन फोर्स हैं ओ इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बिफोर, जस्ट बिफोर, इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंस, वो उनके जो प्रोविजंस हैं वो, ये जो पार्ट है, पार्ट 3 संविधान का जो पार्ट 3 है उसके बारे में कह रहा है कि उनके इनकंसिस्टेंस से विपरीत है, शैल बी, तो वे क्या होंगे? सच इन उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, सच इनकंसिस्टेंसी टू बी वॉइड, उनकी जो उतना जो पार्ट है, जो उनके जो प्रोविजन है, जो इस पार्ट, जो अब संविधान के भाग 3 है उसके वो विपरीत हो, असंगत होगा, तो उस पार्ट के वाले हिस्से को वॉइड कर दिया जाएगा, उसको असंवैधानिक कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। तो अब हिंदी में क्या है? हिंदी में है, फर्स्ट क्लोज को बताया गया है, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के भूभाग में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। क्या बात इसमें से निकल के आई है? सबसे पहले तो ये है कि वो कानून, कौन से कानून? जो भारत के संविधान निर्माण होने के ठीक पहले तक थे, जो प्रवृत्त थे,
वो उसके जो प्रावधान हैं वो भारत के संविधान के भाग 3 के असंगत हैं। तो जो प्रोविजन असंगत हैं उतने पोर्शन को शून्य मान लिया जाएगा कि वो शून्य, उसको उस उतनी सीमा तक, जो असंगति की सीमा है उतनी सीमा तक उसको वॉइड मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं। अब बात आती है इसके क्लोज 2 की, 13 क्लोज 2। तो इसकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो कह रही है क्लोज 2, 13 क्लोज 2, द स्टेट shall not make any laws which takes away or abrogates the rights conferred by this part, and any laws made in contravention of this clause shall to be extent of the contravention भी void। तो इसमें भी वही बात कही गई है, लेकिन ये किस लिए है, ये मैंने इसको लिख दिया समझाने के लिए कि ये जो संविधान बनने के बाद जितने भी कानून बनेंगे उनके लिए कही गई है कि उस जो भी नए कानून बनेंगे संविधान निर्माण के बाद में, उनमें कानूनों में वो भाग, वो प्रोविजन जो इस पोर्शन के संविधान भाग 3 में क्या है, मूल अधिकारों के असंगत होंगे, तो उतने जो पोर्शन, जो इनकंसिस्टेंसी जो बनी हुई है वो शून्य होंगे। पहले में बताए गए थे प्री कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताए गए हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाले कानून। तो दूसरे क्लोज के हिंदी में क्या है कि राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा। अब इसमें राज्य का प्रयोग हो रहा है, तो राज्य को कहां परिभाषित कर दिया, आर्टिकल 12 में। इस संविधान के जो इससे पहले का जो आर्टिकल, उसमें समझा दिया कि राज्य इस संदर्भ में क्या है। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन ले या कम कर दे, और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यानी कि जितने जो कानून का जो पोर्शन है, जो भाग है, वो मूल अधिकारों को छीन रहा है या कम कर रहा है, और इस खंड के जो के उल्लंघन में कोई भी कानून उल्लंघन कर रहा है, तो उस सीमा तक, जिस सीमा तक वह उल्लंघन कर रहा है वो क्या होगा, शून्य होगा। उसको निकाल कर फेंक देंगे, ऑपरेशन हो जाएगा उसका। तो ये जितने भी इनकी लैंग्वेज है उनके हिसाब से न्यायपालिका ने अपनी अपनी जो है वो थ्योरी घड़ी उन्होंने प्रतिपादित की। इसका तीसरा क्लोज कह रहा है, अब तक तो पहले में बताया था प्री कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अब बताया गया है कि इस जो है इस आर्टिकल के संदर्भ में बताया गया है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। तो वो कह रहा है कि इस आर्टिकल 3 में कि इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, कि भाई इसका आप दूसरी तरीके से अर्थ ना निकाल लें, जब तक अपेक्षित संदर्भ ना आए तब तक क्या नहीं आए, कि इसमें जो बात आई वो सबसे पहले इसका जो सब क्लोज क है, आर्टिकल 13 क्लोज 2(3) का सब क्लोज क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या किस संदर्भ में बात कर रहा है, वो संदर्भ बताया गया है कि ये आर्टिकल किस संदर्भ में कह रहा है। वो कह रहा है लॉज के बारे में। लॉज इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस
वो कह रहा है लॉज इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। इसमें बताया गया है कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड हैं। कह रहा है कानून में, संदर्भ क्या है इस आर्टिकल का, कानून, और कानून में क्या क्या बातें बताई गई हैं कि कानून में भारत के भूभाग में कानून का बल रखने वाले अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या रीति रिवाज शामिल हैं। अब इसका जो सब क्लोज ख है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया था, लास्ट में लाइन आई थी लॉज इन फोर्स, तो इसमें पहले में तो बताया गया था कानून, इसके उसमें कि कानून क्या है, कानून के भीतर क्या क्या बात आती है, और लास्ट में इसमें बताया था, लिखा आ गया प्रचलित कानून। तो अब इस सब क्लोज ख में उस प्रचलित कानून के बारे में बताया गया है कि वो क्या चीज है, प्रचलित कानून क्या चीज है। तो कह रहा है कि सब क्लोज बी में कि लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। तो कह रहे प्रचलित कानून में क्या है, प्रचलित कानून में भारत के भूभाग में इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित कानून है जो पहले निरस्त नहीं किया गया हो, भले ही ऐसा कानून, कोई कानून या उसका कोई भाग उस समय या तो पूरी तरह से या किसी विशेष क्षेत्र में लागू न हो। तो कह रहा है कि मतलब प्रचलित कानून का मतलब है जो उस समय किसी विधानमंडल द्वारा पारित किया गया हो या सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया हो या निर्मित कानून है जो निरस्त नहीं हुआ है, भले ही उसका कोई भाग किसी उस समय किसी क्षेत्र में हो या किसी विशेष क्षेत्र में लागू न हो तो भी वो प्रचलित कानून माना जाता है, तो माना जाएगा। अब बात आती है इसके क्लोज 4 में, सब 13 क्लोज 4 में बताया गया है कि भाई नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो भारत का जो आर्टिकल है जो 368 है वो भारत में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को बताता है, उसमें प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के तहत जो है भारत का संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये कह रहा है आर्टिकल का 4th सब क्लोज, वो क्लोज जो है कि इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होती। तो कानून जो लोग 368 अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन कानून नहीं है,
इसका आशय ये हुआ कि 368 द्वारा जो भी संविधान संशोधन किया जाता है वो कानून नहीं है, वो संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन कानून नहीं होता। और इस वजह से अगर उस संविधान संशोधन के द्वारा इस पोर्शन में से जो मूल अधिकारों का कोई बात छीन रहा है या कम कर रहा है या उसको खत्म कर रहा है तो वह कानून नहीं माना जाएगा। वो तो संविधान है, संविधान को कैसे कह देंगे कि भैया ये जो है कानून है। तो इसमें सारी बात क्लियर कट समझाई गई है। इसकी जो लैंग्वेज है इतनी क्लियर है कि कोई दुर्भावना की या किसी को ना समझ में आ रही हो, कोई ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। लेकिन इसके लिए एक एक शब्द का मतलब है और एक एक शब्द के मतलब को समझा जाता है। तो इसमें 4 इसके क्लोज हैं। पहले क्लोज में बताया गया है कि संविधान निर्माण होने से पहले के जितने भी कानून हैं वो भारत के संविधान के भाग 3 के अगर वो विपरीत हैं तो वह उस सीमा तक जितने तक वे विपरीत हैं वो शून्य कहलाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। दूसरे में क्या कहा गया है कि संविधान निर्माण होने के बाद में कोई कानून ऐसा बनाया गया है तो वो पोर्शन, वो भाग, प्रोविजन जो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के असंगत है तो उस असंगत वाले पोर्शन वो क्या हो जाएगा, शून्य माना जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरे में बताया गया है कि इसमें बात कानून की करी गई तो बताया है कानून में क्या क्या चीज शामिल है। तो बता दिया ऑर्डिनेंस है, कोई नियम है, उपनियम है, ये सब जो है विनियम है, अधिसूचना है, रीति रिवाज है, प्रथा है, वो सब इसमें आते हैं। और उसमें कही और प्रचलित कानून, प्रचलित कानून जो है इसके 13 के क्लोज 6 में बता दिया गया कि प्रचलित कानून क्या है कि वो कानून जो किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने या अन्य किसी प्राधिकारी ने बनाया और वो चल रहा था या किसी देश के किसी भाग या किसी भूभाग में वो नहीं चल रहा था, तो वो जितनी भी वो हैं ऐसे जो प्रचलित थे उस समय पे वो सभी जो है प्रचलित कानून में माने जाएंगे, इन फोर्स में माने जाएंगे, इन फोर्स लॉ में माने जाएंगे। फिर इसके क्लोज 4 में बताया गया है कि ये भैया जितने कानून की बात हो रही है वो आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन जो हुआ है वो कानून नहीं है। उसमें जाके अगर कोर्ट में खड़ा हो जाए कि ये तो ऐसे कर दिया तो वो न्यायालय, अब ये जितने भी हैं ये 3-4 बात जो इसमें है, 4 बातें जो हैं ये जिम्मेवारी न्यायपालिका की है कि वो चेक करे कि भाई जो भी कानून है उसमें कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है वो जो संविधान के भाग 3 के विपरीत हो। तो उस चेक करने की बात को कहते हैं रिव्यू, पुनर्विलोकन। उस शक्ति को कहते हैं रिव्यू और पुनर्विलोकन। तो ये जो है पुनर्विलोकन भारत के न्यायपालिका को जो शक्ति मिली हुई है वो इसी आर्टिकल से मिली हुई है कि वो देखे कि वो कोई भी कानून है वो असंगत है या नहीं है। और इस पहले भाग से 3 जो हैं वो थ्योरी निकलती हैं। एक तो निकलती है सेपरेशन ऑफ पावर भी आती है इसी से ही, और पृथकीकरण का सिद्धांत, सेवरेबिलिटी, थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी है वो इसी से निकलती है कि उतना पोर्शन हटा देना जितना पोर्शन खराब है, बशर्ते उस कानून की भावना जो है खत्म ना हो जाए, उतने पोर्शन को हटा देने का होगा सेवरेबिलिटी। पृथकीकरण का सिद्धांत उससे हटा के उधर कर दिया, पृथक कर दिया। दूसरे उसमें आ रहा है कि संविधान निर्माण से पहले की कोई
विधि थी, कोई नियम कानून था, उस पे जो भारत के तीसरे संविधान के भाग 3 से में जो भी कोई अधिकार मिले उनसे वे ढक गया, तो उसकी छाया उस पे पड़ गई, तो वो कानून जो था बना हुआ था वो मूल अधिकारों के छाया में वो ढक गया, तो उसको कहते हैं इक्लिप्स, यानी कि ग्रहण लग गया उस पे। तो इस पे थ्योरी कौन सी निकली? ग्रहण का सिद्धांत, उसको भी हम समझाएंगे। पहली क्या आई? सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरी पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेबिलिटी, तीसरी इक्लिप्स थ्योरी, और चौथी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक प्रोवलोकन, और एक और आई अभित्याग का सिद्धांत, वेवर, थ्योरी ऑफ वेवर, कि ये मूल अधिकार हैं, ये त्यागे नहीं जा सकते। भारत के संविधान में जो भी मूल अधिकार मिले गए हैं इन्हें कोई नागरिक त्याग नहीं सकता। तो ये भी अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में यही अंतर है। भारत के संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए वो कोई नागरिक त्याग नहीं सकता, जबरन नहीं त्याग सकता, और अमेरिका के सिद्धांत में क्या है, वो त्याग सकता है। तो जो वहां की न्यायपालिका ने सिद्ध कर दिया कि कोई नागरिक अपने अधिकारों को त्याग सकता है, भारत में ऐसा नहीं है। तभी तो वो कि भाई मैं मरना चाह रहा हूँ, वो जाके न्यायपालिका में जाते हैं कि भैया हमको इच्छा मृत्यु दे दो। तो ये जो बातें हैं ये सब इस 4 थ्योरी जो निकली वो इसमें से निकली, वो हम जो है अगली वीडियो में समझाएंगे। हमारा काम इस आर्टिकल से आपका परिचय कराना था कि उसमें क्या है। इस जो 13 आर्टिकल में पहले इसके क्लोज में तो समझाया गया है कि संविधान निर्माण से पहले के जितने भी कानून हैं जो प्रचलित थे उनका कोई भाग भारत के संविधान के ये जो मूल अधिकारों वाला जो पोर्शन है इससे अगर वो असंगत है तो वो उतना पोर्शन जो असंगत है वो शून्य माना जाएगा। दूसरे क्लोज में बताया गया कि संविधान निर्माण के बाद में जितने भी आगे भविष्य में कानून बनेंगे उनमें कोई ऐसा बात है, ऐसा क्लोज है जो इनके मूल अधिकारों के असंगत है, तो जो असंगत वाला पोर्शन है उतना ही वो पोर्शन शून्य माना जाएगा। तीसरे क्लोज में बताया गया कि इसमें इसका संदर्भ क्या है। उन्होंने कहा इसका संदर्भ जो है वो कानूनों से है, ऐसा कानून जो इससे असंगत है। तो कानून कौन कौन से कानून बताया गया कि कानून में क्या है, कानून में जो भी भूभाग में जो कानून का बल देने वाली बातें हैं उनमें अध्यादेश हो सकता है, आदेश हो सकता है, उपनियम हो सकता है, नियम हो सकता है, विनियम हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, और प्रथा हो सकती है, और रीति रिवाज हो सकता है। अब इसमें आखिरी में फिर बात आती है कि प्रचलित कानून क्या है, इसके सब क्लोज 2 में तीसरे के। तो इसमें प्रचलित कानून के बारे में बताया गया है कि जो उसकी उस समय की स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई कानून बनाया गया, निर्मित था और वो चल रहा था, भारत के किसी भूभाग पे चल रहा था या किसी एक भूभाग पे नहीं चल रहा था है, या संपूर्ण भूभाग पे चल रहा था, तो उस समय में जो इनफोर्स में था, लॉ इनफोर्स था, उसका मतलब इसमें समझाया गया है। और इसके क्लोज 4 में बताया गया है कि ये आर्टिकल भारत के अनुच्छेद 368 के जरिए जो भी संविधान का संशोधन किया जाता है उसको विधि नहीं माना जाएगा, उसको लॉ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो संविधान संशोधन है और संविधान संशोधन करने की शक्ति भारत के संसद को है। अगर वो कोई संविधान में संशोधन कर रही है तो वह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आएगा। क्यों? वो कानून नहीं है, और संविधान को व्याख्या करने का काम है, रिव्यू करने का काम केवल कानून का है। संविधान में का रिव्यू नहीं होता, उसकी प्रक्रिया को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से हमने देखा कि इस आर्टिकल में वो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको आगे जो है क्लोज बाय समझने के लिए और इनकी थ्योरियों को समझने के लिए हम लीडिंग केसों का सहारा लेंगे। वो अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि हमारा काम समझाने का है, रटाने का नहीं है। रटाने के लिए तो आप कहीं से भी संविधान को उठा के आप रट सकते हैं, लेकिन रटने से काम नहीं चलता। रटने का क्या है, जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हमारा काम समझाने का। हमारे वीडियो में सारी बातें समझाई गई हैं। आप इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्र मंडली से कहें कि ये एक ऐसे चैनल बना हुआ जो संविधान से आपको परिचय करा रहा, और हमारे इस चैनल का प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।